स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू सीरीज में। आज का क्लास जो हम लोग बायोलॉजी से संबंधित दूसरा क्लास देखेंगे। पहला क्लास हम लोग देख चुके हैं कि इसका कंकाल से संबंधित था। आज का जो है इसमें पाचन तंत्र हम लोग देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र से संबंधित जो भी एमसीक्यूज है। पहला क्वेश्चन सी हमें बताता है, ये हमारे सेंस ऑफ टंग से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील तंत्र है। मानव का जीव जो होता है उस पर अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स होते हैं फ्रेंड्स। अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स का मतलब ये होता है कि उस पर जहाँ जहाँ आप रखिएगा अलग अलग सा टेस्ट आएगा, और इसी टेस्ट में कौन सा भाग है जिस पे कि करवाहट होता है। तो मानव जीव का पीछे का भाग, ये जो जीव के जो पीछे का भाग होता है ये करवाहट के लिए जाना जाता है। वहीं साथ साथ अगर आगे से अग्र छोर पे देखें तो वो मीठा बताता है। अग्र छोर अगर इस प्रकार का जीव देखें, ये एरिया जो है ये मीठा को बताता है। मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये एरिया मीठे को दर्शाता है। वहीं पश्च भाग करवे को दर्शाता है। जो पीछे का भाग होता है ये दोनों पीछे का ये साइड करवा का दर्शाएगा। वहीं पार्श्व किनारे खट्टे को, ये किनारे किनारे किसको दर्शाता है, खट्टे को। आपको बता दें बीपीएससी एग्जाम 69 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उमामी। उमामी कहाँ होता है, उमामी ठीक बीचों बीच होता है जिसपे अलग अलग सभी प्रकार का टेस्ट होता है, उसे उमामी कहते हैं। वहीं अग्र छोर के किनारे में, आगे से किनारे में अगर हम लोग ले लें, आगे से किनारे यानी कि इस एरिया का बात कर रहा है ना, ये इस एरिया का, यहाँ पे जो आपको नमकीन स्वाद आएगा। चलिए उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। जो पाचन होता है इसका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा भाग कहाँ संपन्न होता है, ये अब छोटी आंत में संपन्न होता है। नाम इसका छोटी है लेकिन काम इसका बड़ी है। छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। छोटी आंत बड़ी आंत क्यों कहा गया, देखिए इसकी लंबाई ये तो बड़ी है लेकिन चौड़ाई क्या बहुत कम होता है। बड़ी आंत की लंबाई कम, चौड़ाई भर की ज़्यादा है, तो इसी चौड़ाई के कारण छोटी और बड़ी कहा गया है। जिसकी चौड़ाई ज़्यादा उसको बड़ी आंत कहा गया, जिसकी चौड़ाई कम उसे छोटी आंत। तो छोटी आंत की लंबाई क्या है, लंबी, लेकिन चौड़ाई छोटी है, इसी कारण से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न 3 नंबर। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। हमारे मुंह में किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है, हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, हमारे मुंह में आप जानते हैं लार होता है, लार जिसे सलाइवा बोलते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार का इमाइलेज उपस्थित होता है जिसको कि इमाइलेज एंजाइम या स्टार्च के नाम से जाना जाता है। ये माल्टोज और डेक्स्ट्रन में तोड़ देता है। माल्टोज और ये कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है जिसको क्या करता है, माल्टोज और डेक्सिट्रन में तोड़ देता है, और इसी प्रकार मुख में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है। याद रखिएगा हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। पाचन याद रखिएगा मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अगर प्रारंभ पूछे तो मुख से प्रारंभ हो जाता है। संपन्न पूछे तब छोटी आंत में हम जाएंगे। संपन्न पूछेगा तो बड़ी आंत, लेकिन अधिकांश भाग कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में था। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है। हमारे शरीर में लार सलाइवा होता है, ये किसके पाचन में, ये स्टार्च के पाचन में क्या करता है, मदद करता है। किसके पाचन में, स्टार्च के पाचन में। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आ रहा होगा। आप में से जो भी नए हैं इस क्लास को शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें। अपने इस छोटे से भाई को सपोर्ट करें। धन्यवाद फ्रेंड्स। आगे देखते हैं 5 नंबर, कथन और कारण है। कथन है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा कारण है, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। फ्रेंड्स ये तो सही है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, ये गलत है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम को उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, सी होगा सही। ए सही है परंतु आर गलत है, सी नंबर हो जाएगा सही। चलिए 6 नंबर, एंजाइम है। एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है, एंजाइम आपको बता दें, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रिया में सहायक करता है। क्या होता है, बायो उत्प्रेरक होता है। याद रखिएगा कहीं पे आपसे ये भी पूछा जाता है एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम डायरेक्ट अगर पूछ दिया बायो उत्प्रेरक तो ये भी हो जाएगा आंसर। एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। अभी जस्ट इसका आंसर आपको मिलेगा नीचे। एंजाइम मूलतः क्या है, यहाँ पे है ना ऑप्शन, एंजाइम मूलतः क्या है, एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। एंजाइम है वसा
आरएनए, प्रोटीन उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी जस्ट आप लोगों ने देखिए एंजाइम एक प्रकार का क्या है, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। एंजाइम के बारे में अगर थोड़ा सा और जान ले तो प्रोटीन इसके निर्माण में, जिसके निर्माण, ये जो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिनका निर्माण मूलतः किससे होता है, नाइट्रोजनीय पदार्थ या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है, नाइट्रोजनीय पदार्थ या अमीनो अम्ल के संश्लेषण के द्वारा होता है। चलिए 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज और इथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है, ग्लूकोज को, सॉरी यहाँ पे फिर से दोबारा देखिए, ग्लूकोज को, कौन सा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित, यानी कि ग्लूकोज को चेंज करके इथेनॉल में परिवर्तित करने का कार्य करता है। इसमें से कौन सा एंजाइम होगा, ये होगा जाइमेज। कौन सा आ जाएगा, जाइमेज एंजाइम जो होता है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। आप नोट करिएगा C6H12O6, इस पर जब जाइमेज पड़ता है तो 2,6, मैं आपको नीचे थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्या हो जाए, आसानी हो सके। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हम जानते हैं C6H12O6, C6H12O6 होता है। जब इस पर जाइमेज दिया जाता है, जाइमेज, तो इसमें ये किस में परिवर्तित होता है, ये परिवर्तित होता है 2C2H5OH प्लस 2CO2, ये 2 इसलिए लगाया गया क्योंकि संतुलन करने के लिए इसे इथेनॉल कहते हैं, ये इथेनॉल का सूत्र है। 2C2H5OH प्लस CO2, ये इथेनॉल का आपको सूत्र है। आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं एक बार बोल भी देता हूँ, वो तो आप सुने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर में क्या होता है, जैविक सिस्टम जैसे कि लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने में कौन उत्तरदायी होता है, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, तेज करने में। कैसा सिस्टम, जैविक सिस्टम में बैक्टीरिया, प्रोटीन, DNA, एंजाइम, प्रोटीन, ये हो जाएगा एंजाइम, इसका आंसर होगा क्या होगा, एंजाइम। जैविक क्रिया को क्या करता है, तेज करने का काम करता है। 11 नंबर, फ्रेंड्स एक बात और, अगर आप इस क्लास को PDF फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जा करके वहाँ से इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड करके आराम से इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य इनमें से किसका उत्पादन करना यकृत का कार्य है, इसका जो आंसर होगा यूरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यूरिया। बी नंबर जो है, यकृत मानव शरीर का एक सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। यह एक उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे होता है। हमारे शरीर में जो डायफ्राम होता है, जो हमारे सांस लेने देने में सहायता करता है। अगर हम लोग शरीर को अगर इस प्रकार से हम लोग पेट देखें, ये हमारा मान के चलिए पेट है, इसमें इस प्रकार से डायफ्राम लगा होता है, ठीक है। ये तो आप जानते हैं हार्ट हमारा होता है, यहीं पे जो होता है यकृत रहता है, इसी के नीचे यकृत लगा हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते, इसका आंसर तो यूरिया हो जाएगा। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। लिपिड का पाचन इनमें से किसकी उपस्थिति में होता है, तो ऑप्शन आपको दिया गया, इसका जो आंसर होगा पित्त और लाइपेज। लिपिड्स का पाचन पित्त और लाइपेज, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर सही होगा, 1 और 2 सही है। कौन सा सही है, 1 और 2। कहा है कि लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप ये भी सुन लीजिए और नोट करिए, लिपिड्स के पाचन में लाइपेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं लाइपेज एंजाइम प्रकृति में अग्नाशय तथा अमाशय स्रावित हो। अब लाइपेज कहाँ से आता है, लिपिड्स को कौन पचाता है, लाइपेज। नोट करिए, लिपिड्स पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये पूरा बात है इसमें। और ये लाइपेज अब आता कहाँ से, लाइपेज हमारे शरीर में जो अग्नाशय होगा तथा अमाशय, यहाँ से ये स्रावित होता है और यहीं से निकलता है। पित्त में कोई प्रकार, एक ऑप्शन होता है पित्त में किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, तो पित्त में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। अभी जस्ट हम लोग देखें, एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है, अग्नाशय। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है, अग्नाशय या फिर अमाशय, अग्नाशय।
14 नंबर, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? इनमें से कौन सा है जो पाचक एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन एंजाइम नहीं है, जबकि ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन पाचक एंजाइम है। ध्यान से नोट करिएगा, ट्रिप्सिन हो गया, टाइलिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ये सब पाचक एंजाइम है। ये लगभग आपको अग्नाशय से लार ग्रंथि तथा अमाशय द्वारा स्रावित किया जाता है, जबकि ट्रिप्सिन एक पेप्टाइडेज है जो कि पेप्टाइड्स को तोड़ने में मदद करता है। वहीं अगर गैस्ट्रिन की बात करें, ये एक प्रकार का हार्मोन है। गैस्ट्रिन जो फ्रेंड्स, ये एंजाइम नहीं, गैस्ट्रिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि अमाशय के जी सेल यानी कि जी कोशिका तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। चलिए 15 नंबर, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ हो जाता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो प्रोटीन का पाचन मानव शरीर में अग्नाशय से प्रारंभ हो जाता है। मैंने मानव भोजन का पाचन मुंह बोला है, प्रोटीन नहीं। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? अग्नाशय से। चलिए 16 नंबर, कथन और कारण है। कथन है, हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है। कारण है, अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। कथन और कारण, यहाँ जो ए है गलत है और आर जो है बिल्कुल सही है, यानी कि ये गलत है, आर सही है। अग्नाशय में से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम एवं क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, जबकि हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में, ये गलत होगा, केवल क्षुद्रांत में नहीं होता है। कहा कि इसके अलावा हम जानते हैं प्रोटीन का पाचन अग्नाशय में प्रारंभ हो जाता है, जिसके बाद देखते हैं जठर रस पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन को प्रोटीन को पेप्टेन में बदल देता है। जठर रस से जो एक पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, ये प्रोटीन को किस में बदलता है? प्रोटीन को याद रखिएगा, प्रोटीन को कौन बदलता है? पेप्सिन नामक एंजाइम। प्रोटीन को पेप्सिन नामक एंजाइम बदलता है, और किस में? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा आंसर, ए गलत आर सही। 7 नंबर, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है? प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है? ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को ये पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। याद रखिएगा, आप नोट करिए, प्रोटीन को पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में, जबकि ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ये बिल्कुल सही आंसर है, और मैं जो बता रहा हूँ आप इसे भी नोट करिए। आपसे कभी बार पूछा जाता है कि पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है, तो पेप्सिन प्रोटीन को, तब वहाँ आप मारिएगा पेप्टोन। लेकिन जब वही क्वेश्चन पूछ दिया जाए ट्रिप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है, तो ट्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा इसका, ट्रिप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, कौन सा होगा? इसका आ जाएगा आंसर एमाइलेज। क्या आ जाएगा? एमाइलेज। फ्रेंड्स, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि थोड़ा सा हमको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा क्लियर आंसर मिल सकता है, अन्यथा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखते हैं एमाइलेज। एमाइलेज ये ग्रंथि, ये लार ग्रंथि तथा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। कहाँ से? लार ग्रंथि और अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। ये करता क्या? भोजन में जो स्टार्च होता है, स्टार्च में जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करने में ये मदद करता है। चलिए 19 नंबर, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? इसका जो आंसर होगा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। अभी जस्ट आप बताइए कमेंट करके, ट्रिप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को किस में बदलने का काम करता है? अभी जस्ट बताएं। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? जो पुच्छ है किससे संलग्न होता है? ये बृहदांत्र। किससे? बृहदांत्र, ए नंबर। चलिए 21 नंबर, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचना भागों की लंबाई का कौन सा सही क्रम है? आपको 3 को नाम याद होना चाहिए।
ये सभी क्षुद्रांत कौन सा? ड्यूडेनम, जेजेनम और श्वसन तंत्र। इसका नाम है डेडेनम, जेजेनम और इलियम। डेडेनम, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। ड्यूडेनम को जो बोलते हैं हम लोग, ड्यूडेनम को ग्रहणी बोलते हैं। जेजुनम को क्या बोलते हैं? मध्यांत्र बोलते हैं। जेजुनम को मध्यांत्र बोलते हैं। और इलियम जो होता है ये शेषा तंत्र होता है। इसका नाम ही है शेषा तंत्र। इसकी लंबाई पूछा गया आपसे, एक लंबाई के क्रम में आपको लगाना है कौन सा सही है। तो सबसे लंबा जो होगा इलियम होगा। इलियम 3.5 मीटर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ, डी नंबर है, इसका बताते चलता हूँ। शेषा तंत्र ये इलियम होता है। थोड़ा सा इसे शुरू करने से सही से बता, ये 3.5 है। इसका जो शेषा तंत्र, इसे इलियम कहा जाता है। ये 3.5 मीटर होता है। जबकि इसके बाद हम लोग देखें मध्यांत्र, जिसको जेजेनम कहते हैं, ये होता है 2.5 मीटर। ये पॉइंट है, माफ़ कीजिएगा, 2.5 मीटर। उसके बाद जो आता है ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम आपको 25 सेंटीमीटर होता है। ये 25 सेंटीमीटर होता है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ड्यूडेनम हो गया, क्योंकि सेंटीमीटर ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर का होता है। जबकि मध्यांत्र यानी कि जेजुनम 2.5, शेषांत्र 3.5। अब ये सभी किसका भाग है? ये सभी किसका भाग है ये भी जानने का जरूरी है। ये सभी छोटी आंत का भाग है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसका जो आप नोट कर लिए होंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? इनमें से कौन है जो लार की सहायता से पचता है? तो लार की सहायता से स्टार्च को पचाया जाता है। 23 नंबर, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज, हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोज में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। जब ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो वो परिवर्तित होता है ग्लाइकोज में, और ये ग्लाइकोज में बदल करके कहाँ पे जमा रहता है? ग्लाइकोज में बदल करके ये हमारे यकृत में जमा रहता है। कहाँ जमा रहता है? यकृत में जमा रहने का काम करता है। जब आवश्यकता होता है तो ये आवश्यकता अनुसार ग्लूकोज वहाँ से स्रावित हो जाता है और हमारे शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में ये कार्य करने लगता है। फिर जैसे कोई आदमी भूखा है तो भूखे आदमी, देखिए मोटा आदमी ना ज़्यादा दिन तक जीवित रह सकता है। अगर मोटा आदमी को कुछ समय तक खाना नहीं दिया जाए तो वो फिर भी जीवित रह सकता है, क्योंकि उसके शरीर में कई सारे ग्लूकोज फैट्स के रूप में जमा हो चुके हैं। वो धीरे धीरे, जबकि पतला आदमी के शरीर में फैट्स सही नहीं तो वो कितने दिन जीवित रहेंगे भूखे। 24 नंबर, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? ग्लाइकोज जन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होता है ये किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। वहीं अगर अंतःस्रावी ग्रंथि बोल जाए, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडो ग्रंथि है ये। एक और क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा जाता है तो ये आपटू ग्लैंड, जैसे थायराइड ग्लैंड को बोलते हैं, हमारे यहाँ पे गले के जस्ट पास होता है। तो कौन सा? थायराइड ग्लैंड होता है। ये याद रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप थायराइड ग्रंथि बिल्कुल सही मारिएगा, कभी गलत नहीं होने वाला है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका भी आंसर यकृत होगा। जब अंतःस्रावी लगेगा तब अपटू ग्रंथि को हम लोग मारेंगे। 27 नंबर, निम्नलिखित अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? पित्त का संचय किसमें होता है? पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। क्या होता है? पित्ताशय में। 28 नंबर, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय में जो पत्थर आ जाता है ये बेसिकली किसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करता है? किसके पाचन में प्रभावित करने का काम करता है? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा वसा के पाचन में ये प्रॉब्लम लाता है। किसके? वसा के पाचन में ये प्रॉब्लम करता है। 30 नंबर प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में
विघटित करता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है। आप यहाँ पे देखिएगा, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करने का काम कौन सा एंजाइम करता है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? पेप्सिन करता है। कौन करता है? पेप्सिन। 31 नंबर सूची 1 है, सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ आपको दिया गया विटामिन और दूसरी तरफ हो गया कौन किसका किसका पाचन करता है। तो चलिए टाइलिन सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्या है? विटामिन केरोटीन जो है एक प्रकार का विटामिन है। एंजाइम पेप्सिन, केरोटीन, एंजाइम क्या है? एक प्रकार का पेप्सिन है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। हार्मोन यहाँ पे देखते हैं, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होते हैं, जो कि दोनों जनन तंत्र होते हैं। प्रोटीन एक प्रकार क्या है? कैरोटीन। केरेटीन और कैरोटीन दोनों अंतर है। सॉरी माफ, एक बार और माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया। विटामिन कैरोटीन विटामिन, एक का 2 हो जाएगा ना, एक का 2 कैरोटीन हो जाएगा। एंजाइम हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम है। हार्मोन हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोटीन हो जाएगा कैरोटीन। तो थोड़ा सा बताइएगा कैरोटीन प्रोटीन कहाँ पे पाया जाता है? कैरोटीन विटामिन ये मूलतः किसमें? गाजर में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर से वही है, ए और बी को मिलाने का काम इसमें करना है। चलिए मिलाइए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। दक्ष शर्करा ग्लूकोज को कहा जाता है। दक्ष शर्करा ग्लूकोज को कहा जाता है। इसका आंसर आई भी होगा, नीचे दिया गया। अब मैं आपको दिखा दूंगा, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, फिर नीचे देखिए, चीनी, ग्लूकोज, स्टीविया और लैक्टोज। तो पहला का क्या होगा? दक्ष शर्करा का आई बी यानी कि ग्लूकोज हो जाएगा, पहला का ग्लूकोज में जाके मिल जाएगा। दूसरा आ जाएगा फल शर्करा, फ्रक्टोज होता है। फल शर्करा फ्रक्टोज होता है, ये तो यहाँ से मिल ही गया। दुग्ध शर्करा लैक्टोज में जाएगा। दुग्ध शर्करा लैक्टोज में आएगा। ये जो आता है आपको 5 नंबर में दिया गया, अभी मैं दिखा दूंगा आपको, वो देख लीजिएगा। दुग्ध शर्करा लैक्टोज में जाएगा। जबकि चीनी और स्टीविया, यहाँ पे 2 चीज़ दिया गया, एक चीनी है एक स्टीविया। स्टीविया को प्राकृतिक शुगर बोलते हैं, याद रखिएगा। स्टीविया जो है प्राकृतिक शुगर है। कहाँ पे? ये 3 नंबर में है, याद रखिएगा बिल्कुल। आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन प्राकृतिक शुगर है, तो उसका आंसर स्टीविया हो जाएगा। चीनी जबकि सुक्रोज है। चीनी क्या है? सुक्रोज। चीनी का 2 नंबर हो जाएगा आंसर। चीनी का यहाँ पे देखिए, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा नीचे कर दिया था। चीनी सुक्रोज हो जाएगा, स्टीविया प्राकृतिक शुगर हो जाएगा। अब आपका बता कौन? लैक्टोज दूध में होता है, ग्लूकोज अब भी आपको बता चुका हूँ, दक्ष शर्करा है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ये तो सबको पता होगा। चलिए इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए किसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा गड़बड़ से लिखा गया, आप इसे थोड़ा सही करके आप अपने से तरफ से उधर से कमेंट बॉक्स में हमें बताएं इसका आंसर क्या होगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। अभी जस्ट आप लोग को अपलोड किया जाएगा पॉलिटी का क्लास, कुछ ही देर में, आप उसे भी ज़रूर लगाएं।